नमस्कार। परती परिकथा के 50वें भाग में आपका स्वागत है। तो सुनते हैं आगे की कथा। मिश्र जी गिरफ्तार हैं? हवेली की काली बाड़ी में नोट बनाने और रुपया ढालने के सामान पकड़े गए। माँ तारा, यह क्या! लरेना खवास आया है मूंगा पर सवार होकर। हवेली के एक एक पैसे को जब्त कर लिया गया है। मिश्र जी को जमानत पर छुड़ाना है, कलकत्ता दौड़ाना होगा। रुपया चाहिए। कितना चाहिए रुपया? उस दिन लरेना पर से सारा गुस्सा उतर गया। स्वामी भक्त है। हम औरत की जाति, हमारी बुद्धि ही कितनी, इसीलिए हमारे स्वामी उसको इतना दुलार करते हैं। कहते हैं जब तक मिश्र जी को जेल से न छुड़ाऊंगा, सिद्ध अन्न मुंह में नहीं डालूंगा। रुपए की कमी नहीं, कितने की जरूरत है? 5,000 ला देती हूँ। मेरा मूंगा ऐसा उदास कभी नहीं देखा। मम्मी मुझे समझाती हैं, उसको कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ। तुम्हारे पति को मैं पहचानती हूँ, वह बिना ताज का बादशाह है। माँ तारा, तू ही बोल रही है मेरी मम्मी के दिल में बैठकर। पहले मेरी मम्मी कितना भय खाती थी। श्यामगढ़ स्टेट के राजा कामरूप नारायण आए हैं। परानपुर हवेली में कोई विशेष चांचल्य नहीं, क्योंकि राजा साहब ने आते ही सख्त हिदायत दी है, बगैर पूछे न एक कप चाय न एक गिलास पानी। 1 प्लेट उबले हुए आलू और 2 अंडे, बस यही मेरा दिन का भोजन रह गया है। निश्चय ही आपने कोई व्रत लिया है? हाँ, व्रत। जब तक अपने विरोधी को वाजिब जवाब नहीं देता हूँ, आहार निद्रा हराम। राजा साहब आलू में काली मिर्च की बुकनी मिलाते हुए बोले, मैं ठहरूंगा नहीं जित्तन। 1 घंटा मेरे पास बैठ नहीं सकते? आज्ञा। मैं तुमसे पूछने आया हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। अपने पुराने दुश्मन को भूल गए, लेकिन वह तुमको नहीं भूला है। कौन? मैं नहीं समझा। दांत कटकटाकर कामरूप नारायण ने झिड़की दी। समझोगे क्यों? अब तो गोली का डर नहीं, वह प्रांतीय कांग्रेस का सहायक मंत्री हो गया है। इससे क्या? गोली दागने वाले अभी भी उसके पास हैं। तुम्हारी जगह पर मैं होता। मैं तुम पर कोई विचार लादने नहीं आया हूँ, मैं सलाह देने आया हूँ। राजनीति के पुराने खिलाड़ी हो, उपयुक्त टीम चुनकर उतर पड़ो मैदान में। जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, तुम्हारा सदैव स्वागत। जितेन सोच में पड़ गया, लज्जित हुआ। राजा साहब ने उसे उस बार कुबेर सिंह के सहचरों के हाथ से बचाया था, लेकिन तुम लोगों की देह में न कहीं आन है न कैरेक्टर में कोई रीढ़। तुम नहीं समझोगे, अपमान से मेरी जिंदगी जल रही है। जमींदारी उन्मूलन के बाद राजा साहब ने अपने जिले में अपनी पार्टी की नींव डाली। आज बिहार के कई जिलों में जड़ मजबूत हो चुकी है। राजा साहब कहते हैं, अपने स्टेट के 3 सर्किल मैनेजर, 50 पटवारी और 150 प्यादों को लेकर मैंने प्रजा पार्टी का शिलान्यास किया। कहा चलो तुम्हारी नौकरियां अपनी जगह पर बरकरार। जमींदारी चली गई, राजा चला गया, फिर भी मैं वेतन दूंगा। ओहदा बदल गया है, काम बदल गया है। और आज देखो, कई वामपंथी पार्टियों के साथ धे लोग आ गए हैं। वकील, मुख्तार, प्रोफेसर, छात्र, महिलाएं। मैंने राज्य भर में बिखरी हुई ऐसी शक्तियों का संचय किया है जो सही नेतृत्व के अभाव में बुझी जा रही थी। पिछले दिनों 2 वामपंथी पार्टियों ने प्रजा पार्टी के झंडे के साथ अपना अपना झंडा बांधकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है। रेंट फ्री लैंड, बगैर किसी खजाना की जमीन। दे सकी आज तक कोई पार्टी ऐसा क्रांतिकारी नारा? बोलो, कुछ कहो। मौसा जी, मेरे मन में कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। मैं क्या जवाब दूं आपको? राजा साहब ने घड़ी देखी, अपने ड्राइवर और सहकर्मियों को आदेश दिया, गाड़ी तैयार रखो। जितेन की ओर देखकर बोले, मुझे तुम्हारे बारे में गलत सूचना दी गई। मैंने समझा था तुम मिलिटेंट हो। मुझे क्या मालूम कि एक हिजड़े से मिलने जा रहा हूँ। परती की तरह निपट निकले तुम। लाज नहीं आती? पत्नीदार का बेटा है, मैं बैठा नहीं रह सकता। जितन ने हिम्मत बटोर कर जवाब दिया, मौसा जी, अपने रेडियो पर इस मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए नियम पूर्वक मैं ट्यून करूंगा। अच्छी बात, सुनोगे? जरूर सुनोगे। इस बार नहीं तो आने वाले वर्षों में। मैं चुप बैठा नहीं रह सकता।
जितेंद्र जानता है कांग्रेस के अंदर की घुटती हुई शक्तियों और पराजित पुरुषत्व का गुप्त सहयोग प्राप्त है राजा साहब को। सुनेंगे, सभी सुनेंगे। प्रजा पार्टी 3 गोल से विजयी, हुर्रा। पनघट पर जित्तन बाबू की चर्चा चली हुई है। सामबत्ती पीसी कहती है, जो भी कहो मन साफ है जित्तन बाबू का। कल मेरे घर के बगल से जा रहे थे, मैं केश का ढील हेरवा रही थी धूप में बैठ के रमधनिया की माँ से। जित्तन बाबू पर नजर पड़ी तो भाग के पुआल के बोझ की आड़ में चली गई कि पुकारने लगे, सामबत्ती तुम्हारे यहाँ भफ्फा नहीं बनता अब? मैं तो लजा गई। आज भफ्फा बना के दे आई गरम गरम, हाथ से लेकर लुब लुब बच्चों की तरह खाने लगे। सच कहती हूँ उनका कुत्ता अब कुछ नहीं बोलता। फेंकने की माए बोली, आकि देखो जिस मुंह से खाए उस मुंह से शिकायत नहीं करे आदमी किसी की। कल फेंकनी के बाप को हवेली का प्रसाद खाने का मन हो गया, थाली लेकर गई फेंकनी। जित्तन बाबू की माँ के समय फेंकनी का बाप हवेली में ही पड़ा रहता था। आकि देखो जित्तन बाबू ने फेंकनी से कहा, रोज प्रसाद ले जाओ बूढ़े के लिए। सेमिया बोली, आज मेरे दरवाजे के सामने कैसा मजा हुआ। टोले भर के बच्चे मेरे बथान के पास खेल रहे थे। जित्तन बाबू को देखकर कुछ भागे तो कुछ राम लगन भैया के बेटे ने कहा, जय हिंद। हंसते हुए बोले जित्तन बाबू। मनोहर की सबसे छोटी बेटी जो लगभग जगमग कर चलती है ठिठक कर खड़ी रही। जित्तन बाबू आगे बढ़ गए तो उतनी सी टुन्नी छौड़ी पुकार के कहती है, हे मारे कन्ने। उसका बाप हमेशा डर दिखलाता है ना, चुप रहो नहीं तो हवेली पर पकड़ कर ले जाएंगे, मार डालेगा हवेली वाला। इसीलिए वह छौड़ी पूछ रही थी कि क्यों मारते हो। तू भी उनकी बात दून करके बोलती है, ना भी लगी हुई है छौड़ी वैसी बात बोलेगी भला। घर 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 ढबाक। पनभरिनों के ने भंडुल हुए भोज के लिए बारी बारी से ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहारी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। फत्तू खलीफा की घरवाली ने लुत्तों का नाम लगाया। सामबत्ती पीसी के कान में सेविया दी ने कोई बात कही। सामबत्ती पीसी हंसकर बोली, दुत तजमनिया का जुठाया हुआ फल अब कौन खाए। फेंकनी के माय ने राह में रुककर कहा दोनों के, अकी देखो जो बात अपनी आंख से नहीं देखे कोई बोले नहीं। अकी बेवा हो गई है फिर भी जीभ नहीं समेटती बाभिन फूहा। अभी कह रही थी कि सबसे की तजमनिया अगभर भी है। सामबत्ती पीसी ने कहा, फूहा को 5 आंख है। मैं कल ही आई हवेली से, तजमनिया जैसे थी वैसी ही है। फूहा जलती है क्यों, सो नहीं जानती। अभी जब मैं भफ्फा की बात बोल रही थी तो देखा नहीं मुँह कैसा घुनिया रही थी, साड़ी की कोंची की तरह। चुप रहो, आ रही है। फूहा बड़बड़ाती आ रही है, रास्ते में रुककर गीले कपड़े को निचोड़ती और जोर जोर से कहती है, उतनी जरी छौड़ी की बोलो तो सुनो। मैं तो अभी उसकी माँ से जाकर पूछती हूँ कि कब मुझे जित्तन से क्या हुआ था। सामबत्ती पीसी ने आंख के इशारे से सेविया और फेंकनी की माँ से कहा, चलो विवाद का झगड़ा। जितेंद्र अकेलेपन के अंधकार से बाहर निकलना चाहता है। सांस्कृतिक जीवन पर राजनीतिक प्रभाव अवश्य पड़े हैं, किंतु उसकी काली प्रतिच्छाया सर्वग्रास नहीं कर सकी है। अभी भी जितेंद्र हिजड़ा नहीं, वह अपनी शक्ति भर फिर से विश्वास करने लगा है। उसका सबसे बड़ा सपना सच हुआ है। गांव समाज में मनुष्य के साथ मनुष्य का व्यक्तिगत संपर्क घनिष्ठ था, किंतु वह अब नहीं रहा। एक आदमी के लिए उसके गांव का दूसरा आदमी अज्ञात कुलशील छोड़ और कुछ नहीं। कहाँ है आज का कोई उपयोगी उत्सव अनुष्ठान जहाँ आदमी एक दूसरे से मुक्त प्राण होकर मिल सके। मनुष्य के साथ मनुष्य के प्राण का योग सूत्र नहीं। प्रीति बंधन के खोए हुए सूत्र को खोजकर निकालना होगा, नहीं तो इस सार्वभौम रिक्तता से मुक्ति की कोई आशा नहीं। परमादेव की सवारी के दिन गांव में चांचल्य, रघु रामायणी की गीत कथा के समय श्यामा चकेवा की रातों में बंद मन के झरोखे जरा खुले। जात्रा, संकीर्तन, नाटक के अवसरों पर आनंद से सारा गांव फूला फूला रहता। और अब जितेंद्र अपने को फिर से युक्त करेगा चक्र में। 5 चक्र नाच रहे हैं, घन 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 घन। ठाएं ऑपरेशन पार्टी की चाय की छुट्टी मिली है। इरावती और राजा कामरूप नारायण 2 अपमानित आत्मा हैं।
दोनों ने अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए व्रत लिया है। राजा साहब कह रहे थे, समझे जित्तन, इतिहास लिखने वाले यह नहीं लिख पाएंगे कि एक दृढ़ इंस्टीट्यूशन यूं ही ढह गया। इसने कोई रीढ़दार व्यक्ति पैदा ही नहीं किया। इरावती कहती है रोज, हमारी अशुभ मुहूर्त देखकर लोग राह काटते हैं। राजनीति के कदर ये कीच से इस नई जाति का जन्म हुआ है। मैं चाहता हूं कि कोई यह कहे कि कभी समाज की रगों में विषाक्त जीवाणु का प्रवेश इसी नई जाति ने कराया। भिम्मल मामा आजकल जितेंद्र के सामने एक नई पंक्ति दोहराते हैं, तांत्रिक का बेटा गणतांत्रिक। गोविंदो, 1.5 घंटा पहले ही सुरपति बाबू ने ताजमनी की बोली सुनकर जितेंद्र ने अपनी अस्त व्यस्त लुंगी संभाली। ताजमनी के पहले ही प्रफुल्ल मीत चुलबुलाता हुआ आया। निश्चय ही आज चाय के साथ पकौड़े आ रहे हैं। पकौड़े के लिए चोरी भी कर लेता है मीत कभी कभी। क्या 1.5 घंटा पहले? ताजमनी झुंझलाई हुई आई। सुरपति बाबू ने 1.5 घंटा पहले कहला भेजा कि चाय जरा जल्दी से दे जाए घोंसला में। कहीं जा रहे होंगे दोनों, सो अभी तक गोविंदो ने केतली भी नहीं चढ़ाई। कहता है अगाड़ी दादा बाबू को चाय दे के तब। जितेंद्र हंस पड़ा, ताजमनी भी हंसी। पिछले कई दिनों से गोविंदो घोंसला वासियों से चिढ़ा हुआ है। सुरपति और भवेश और गोविंदो के लड़ाई झगड़े बड़े रसीले होते हैं। जरूर कोई नई बात होगी। घोंसला में कोई बात हो ताजमनी को तुरंत मालूम हो जाती है। ताजमनी हंसकर कहती है, इस बार बंगाली बिहारी झगड़ा हवेली में भी शुरू हुआ है। सच? क्या हुआ? घोंसले वालों को भी बुलाओ, यहीं पिए चाय। ऐसी बात से गोविंदो और चिढ़ता है। कहता है, मौन को माफिक थोड़ा सा बनाकर कुछ ले जाओ तो 10 जौन भागीदार। बात क्या हुई है? सुरपति बाबू ने पखारन काका और गोविंदो में लगा दिया। पखारन काका ने कहा, भात सालन बनाने वाला बंगाली हमरा से पार पाई। भवेश किंतु गोविंदो के पक्ष में रहा। गोविंदो ने जवाब दिया, बंगाली को माथा को बराबरी दुनिया को कोई बेटा नहीं। और भवेश ने कहा, ठीक कहता है। जितेंद्र ने कहा, ठीक कहता है नहीं, ठीक कहता है। प्रसन्न होकर जब कोई प्रिय घटना सुनाने लगती है ताजमनी अपूर्व चित्र उपस्थित कर देती है। जितेंद्र ने ताजमनी से ही सीखा है। ताजू, बहुत दिनों की लालसा है एक। अरे घबराओ नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत दिनों की लालसा है मेरी भी एक नहीं अनेक, किंतु उन्हें माँ काली ही पूरा कर सकती हैं। ठीक है, मेरी लालसा को तो तुम माँ काली के पास पेश करो। मैं तुमको मंच पर देखना चाहता हूँ। फांसी मंच पर? लोक मंच पर? कोई पार्टी है किसी राजा की? हाँ, नाच पार्टी ईरा रानी की। चिक के उस पार गोविंदो ने खखार कर गला साफ किया। अरे रहो रहो मीत बाबू, तब तो मैं सचमुच रानी समझूं अपने को। इरावती खिल पड़ी। हाँ इरा, मेरे अपमानित जीवन के घाव फिर से हरे हुए हैं। मैं अपने मुंह बोले मौसा को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने गाल पर थप्पड़ मारकर ताज़ा कर दिया। 5 चक्र बाईं ओर घूमते हैं। जितेंद्र के अपमानित जीवन की उपकथाओं की पोथी के पिछले पन्ने उलटते हैं फड़फड़ाकर। नकटा बना दूंगा जीवन भर के लिए। याद रखो भैया, चाह कर भी तुमको प्राण दंड नहीं दे रहा। जाओ, जिंदगी भर के लिए नपुंसक होकर जियो। जीना ही चाहते हो यदि तुम लंपट। 1942 का मार्च। जितेंद्र ने पार्टी के अंदर और बाहर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। धीरे धीरे कुबेर सिंह की सतर्कता के बावजूद वह स्वतंत्र होता गया। कुबेर सिंह ने ढील दे दी थी। बड़सी में बजी हुई मछली जाएगी कहाँ? लग्गी कुबेर के हाथ में है। 1942 की फरवरी में ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सामने अगले कदम का प्रश्न उठा। कुबेर सिंह के मन में कोई और बात पक रही थी। जितेंद्र कुछ और सोच रहा था। वाणीदास की अपनी राय थी। कुबेर सिंह ने जानबूझकर मीटिंग की तारीख 1 महीना आगे बढ़ा दी और पार्टी के आवश्यक काम से कलकत्ता चला गया। वाणीदास संभवतः कुबेर सिंह के प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रही थी। जितेंद्र से प्रार्थना की वाणीदास ने, जितेंद्र भाई, मुझे निकालो इस अंधकूप से। कल ही चलना है, साथ तुम चलोगे? नहीं तो मैं वाणी दी, किस समय चलना है मुझे कह दे। सुबह खुलने वाली बस से। सुबह खुलने वाली बस से कोडरमा में टिकट खरीदते समय जितेंद्र ने समझा बनारस जा रही हैं वाणी दी। भैया तुम पर अविश्वास नहीं करती, माखनदा ने बुलाया है। माखनदा?
चंडीपुर बम केस में अंडमान की सजा पाने वाले नौजवान गदर पार्टी के प्रधान। पिछली प्रांतीय कांग्रेस सरकार बनने पर अंडमान से लौटकर अपनी पार्टी को पुनर्जीवित किया है माखनदा ने। पिछले कई महीनों से फरार हैं। वाणी दी वागदत्ता हैं। माखनदा की पार्टी और जितेंद्र की पार्टी में सांप और नेवले की दुश्मनी है। वाणी दी किसी संकट से बचने के लिए ही प्रगतिशील समाजवादी दल में आई थी। 2 वर्षों तक सहती रही कुबेर सिंह के उत्पातों को। जितेंद्र पार्टी दफ्तर में आकर रहने लगा, कुबेर सिंह से जान छूटी। वाणी दी की उपस्थिति से जितेंद्र की पार्टी को बहुत लाभ हुए। इसको पार्टी का एक एक सदस्य जानता है। वाणी दी को शहर का बच्चा बच्चा जानता था। मिष्टी मुखी मासी। केदार घाट की सीढ़ियों पर बैठकर वाणी दी से की कुछ बातों को वह कभी नहीं भूल सकता। बंगाली टोला का खालिसपुरा मोहल्ला। 4 मंजिले की छत पर बैठकर दूर हिंदू विश्वविद्यालय के कलश और गुंबजों पर निगाहें डालकर बैठा रहता जितेंद्र। वाणी दास राजघाट पुल से गुजरने वाली हर गाड़ी के बारे में पूछती, कौन गाड़ी है यह? प्रतीक्षा में कई दिन कट गए, माखनदा नहीं आए। एक शाम को नौका विहार से लौटकर जितेंद्र ने देखा एक व्यक्ति बगल वाली दुकान पर बीड़ी खरीदता हुआ घूर घूर कर देख रहा है। वाणी दास थमक गई। रात भर माखनदा और वाणी दी छत पर रहे। जितेंद्र सीढ़ी के पास खाट पर लेटा पहरा देता सो गया था। देह कर छूकर जगाया वाणी दी ने। जीत भाई, आमरा चोल्लम उन्हीं। जितेंद्र दरी हाथ में लेकर छत पर सोने चला गया। कुबेर सिंह भूखे भालू की तरह प्रतीक्षा कर रहा था। आवे इस बार, इस पार या उस पार। आइए शहबाला साहब, आ गए आप, चौंकिए मत। जितेंद्र पर इस व्यंग वचन की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब कुबेर सिंह ने अपने चेहरे पर पके व्रण से कील निकालने के लिए हाथ से आईने पर दृष्टि डाली। अवकाश के क्षण में यही करता है कुबेर सिंह। झोली से आईना निकालकर अपने चेहरे पर जामुन की तरह उभरे व्रणों से रस या कील निकालता। इन्हीं अवसरों पर वह अपनी प्रहारात्मक प्रवृत्ति को तेज किया करता। ओठों पर दांत बिठाकर व्रण की कील निकालते हुए कहा कुबेर सिंह ने, मैंने समझा था वाणी दास अपने पुरुषत्व की चेरी है, लेकिन गलत समझा मैंने। मेरा दावा है मैं उसको सारा जीवन अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा कर रखता, लेकिन बीच में टपके आप। एक डिस्पेप्सिया का मरीज माखन लाहिड़ी पॉकेट से औरत छीन कर चला गया और आप शहबाला बनने की खुशी में हैं। वाह रे सुपुरुष, आपने आज भंग ज़्यादा छान ली है लगता है। बनारस से आए हैं आप और भंग का नशा हो मुझे? क्या बात की आपने? कुबेर सिंह झोली में आईना रखते हुए बोले, आपके अभिमान का कारण मुझे मालूम है। बहुत सी जनरल मीटिंग बुलाता हूँ। जनरल मीटिंग? 200-250 युवक युवतियों की जनरल रैली कतरासगढ़ धर्मशाला के बड़े हॉल में शुरू हुई। एजेंडा की प्रथम विचारणीय बात थी वाणी दास के पार्टी परित्याग पर विचार। एक सदस्य ने एजेंडा पढ़ते समय चुटकी ली। पार्टी परित्याग या पार्टी परिवर्तन? सबसे पहले कतरास के युवक कार्यकर्ता पशुपति नाथ ने हाथ उठाकर अपना आरोप पत्र पढ़कर सुनाया। आरोप पत्र में वाणी दास तथा जितेंद्र को नौजवान गदर पार्टी का भेदिया कार्यकर्ता कहा गया था। इसी तरह के अन्य आरोप। एक आदिवासी युवती केरकेटा ने उठकर कहा, जितन बाबू के खिलाफ मुझे भी कुछ कहना है, लेकिन बातें ऐसी हैं कि मुंह से बयान नहीं कर सकती। ऐसी क्या बात है? लिख कर दीजिए अभी तुरंत। छिपा हुआ भेदिया गुर्गी। जितन भौचक होकर देख सुन रहा था। पशुपति जो भैया भैया की रट लगाए रहता था एक पखवाड़ा पहले तक, क्रिकेटर जिसको उसने आज तक तुम नहीं कहा। सुमित्रा, विद्या और रामरती का भी एक सम्मिलित अभियोग है। पहले अभियोगों पर विचार हो ले। क्रिकेटर ने लिख कर दिया, जितेंद्र ने मेरी बेइज्जत ली है। सुमित्रा, विद्या और रामरती ने सम्मिलित अभियोग पत्र में लिखा, जितेंद्र नाथ ने पिछली पार्टी रैली के अवसर पर हजारीबाग के किसी बंगले पर चलने का प्रस्ताव रखा। गोपी कृष्ण लीला खेले। शूट हिम। रामरती का प्रेमी कार्यकर्ता अवधूत अपनी भारी भरकम देह को तौल कर उठता हुआ बोला, रामलीला करता है? शूट हिम। ठहरो, पहले फैसला हो जाने दो साथियों। बड़े मौके से दूसरी पार्टी का भेदिया इतने दिनों बाद पकड़ाया है भाइयों। और एक चार्ज। एक 13-14 साल के किशोर ने साफ साफ शब्दों में कहा, पूछिए
मुझे ये लड़की समझते हैं या लड़का? कुबेर सिंह ने रामरती के प्रेमी अवधूत को रोका। अवधूत जी, शूट शूट मत चिल्लाइए बेकार, पहले बातों को एक एक करके आने दीजिए सामने। कुबेर सिंह बार बार मुस्कुराकर जितेंद्र की ओर देखता। सुनिए। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुबेर सिंह के चेहरे पर वैसी पैशाचिक मुस्कुराहट कभी नहीं देखी थी किसी ने। कुबेर सिंह 5 मिनट तक अवाक खड़ा रहा। विकृत होठों पर मुस्कुराहट बनी रही। बोला, भाइयों, समझ में नहीं आता क्या कहूँ और क्या करूँ। जहाँ तक जितेंद्र नाथ के व्यक्तिगत चरित्र का प्रश्न है, मैं आप लोगों से अधिक ही जानता हूँ उसको। मैंने उसको पाप पंख से निकाल कर राजनीति में प्रवेश कराया। सोचा था एक भले घर का बेटा सही राह पर आ गया, लेकिन वह इस हद तक पतित हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपको मालूम होना चाहिए कि इस रंडीबाज ने 16 साल की उम्र में ही नथिया उतारा था। हा 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 हा। इसीलिए प्रधान दोषी मैं हूं। कुबेर सिंह ने नीलकंठ की तरह सारा जहर पी लिया। हाँ, मैं दोषी हूं। इस व्यक्ति को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाकर इस पर इतना विश्वास करके मैंने पार्टी का अहित किया है। कलकत्ता में इन्होंने रसगुल्ले खाकर पार्टी को बेच देना चाहा, बंगालियों के हाथ। मेरा माथा उसी समय ठनका था, लेकिन जो होने को होता है वही होके रहता है। और सुन लो कान खोलकर, नकटा की जिंदगी प्राण दंड से भी बड़ा दंड। जब तक जियोगे नकटा की जिंदगी। छोड़ दो साथियों, उदारता से माफ कर दो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक यह वफादार रहा पार्टी की अच्छी सेवा की इसने। जितेंद्र नाथ जी, आपने कलकत्ता के दीनानाथ चौरसिया से चुपचाप 4,000 रुपया लिया है, वह भी माफ कर देता हूँ। कृपया हाल छोड़ दें, आगे की कार्रवाई शुरू होती। रामरती का प्रेमी अवधूत बाहों को तौलकर घूंसा दिखाते हुए कहा, याद रखना। जितेंद्र का माथा चकरा गया था। श्यामगढ़ पहुंचते पहुंचते रामरती के प्रेमी अवधूत और विद्या के भाई निगम ने उसको पकड़ लिया था। श्यामगढ़ ड्योढ़ी में पहुंचकर भी गोली दागने का इरादा था उनका। राजा कामरूप नारायण ने बड़ी बुद्धिमानी से उन्हें वापस किया। कुबेर सिंह ने उसी दिन की रैली में प्रस्ताव मंजूर करवा लिया। बिहार के पत्रों में छपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का फैसला। हम फासिस्ट विरोधी हैं किंतु कम्युनिस्ट नहीं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दूसरे समाचार में जितेंद्र नाथ के निष्कासन पर एक छोटा सा वक्तव्य था, पार्टी के प्रधान श्री कुबेर सिंह का। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। जितेंद्र नाथ आधा मर चुका था। उसको अपने सहकर्मियों पर, साथियों पर इतना विश्वास था कि कुबेर सिंह का आसन डोल जाता बार बार। चारों खाने चित्त गिरा है जितेंद्र, राजनीतिक लंगी खाकर। फेशियल पैरालिसिस से विकृत ओठ, चेहरे पर जामुन जैसे 2 बड़े बड़े व्रण, छोटी छोटी आंखें। हे जा साले, नपुंसक होकर जियो, हे यही दंड। अगस्त आंदोलन में अंडरग्राउंड पार्टियों से नाता जोड़ने की चेष्टा में 3 बार पिस्तौल के मुंह से बचा। पूर्णिया के आज़ाद दस्ता के कमांडर ने कहा, तुम्हारे आने के पहले ही तुम्हारे बारे में खबर मिल चुकी थी। प्रगतिशील समाजवादी दल के लोग सीआईडी का काम करते हैं, हमें मालूम है। बजाब्ता बंदी अवस्था में उसे आज़ाद दस्ता की फौजी अदालत में पेश किया गया। दस्ता के कमांडर नंद किशोर की राय थी बीच कोसी में ले जाकर ठाएं, किंतु जीओसी शशिनाथ सिंह ने जित्तन से बातें करने के बाद फैसला किया, अभी इन पर नज़र रखी जाए, नज़र बंद रहे। कमांडर नंद किशोर ने जितेंद्र की छाती से पिस्तौल भिड़ा दी। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है इसके बारे में। इसको कुबेर सिंह ने हम लोगों के पीछे लगाया है, कैपिटल पनिशमेंट। शशिनाथ सिंह ने उठकर रोका था, छोड़ दीजिए नंद किशोर जी। 1943 में गिरफ्तार होकर जब जेल गया, जेल में यह बात पहले ही पहुंच गई थी। आ रहा है कुबेर का जित्तन। तरह तरह के प्रश्नों, व्यंग तथा कटु बातों को सहकर जेल यातना भोगने लगा। एक रात वार्डवासियों ने कंबल उड़ैया रस्म कर दी। कंबल से ढककर तसले की पेंदी से पीटते हैं। गोरी मिलिट्री की मार से अधमरे जितेंद्र को कंबल उड़ैया रस्म के बाद जेल अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। जिला जेल से सेंट्रल जेल, A क्लास का नज़रबंद होकर सेंट्रल जेल में गया जितेंद्र। प्रांत के आधे से अधिक नेता विभिन्न पार्टियों के इसी जेल के विभिन्न वार्डों में रहते थे। 5 घंटे तक जेल गेट पर ही बैठा रहना पड़ा। हर वार्ड के लोगों ने ऐतराज किया, यहाँ मत भेजिए, यहाँ अब जगह नहीं। जितेंद्र ने प्रार्थना की थी उसे किसी सेल में ही जगह दी जाए। 3 साल तक वह पुराने सेल में पड़ा खांसता रहा।
किसी ने उसकी खोज भी नहीं की। जितेंद्र को भी राजनीतिक बंदी नहीं मानते, सरकारी गुर्गा समझते। जेल से निकलने के बाद कुबेर सिंह ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलीन कर दिया। शहादत आश्रम से उसने टेलीफोन किया। क्यों सदाबहार जी, जितेंद्र को आपकी पार्टी में जगह मिल गई? आपको शायद याद ना हो मेरे उस समय के वक्तव्य की भाषा। हाँ, मैंने लिखा था किसी भी राजनीतिक पार्टी में उसकी जगह नहीं। हाँ, अरे पुराना पतित, हाँ हाँ भैया, इसीलिए कहता हूँ खास करके अपनी पार्टी में तो उसकी जगह नहीं ही होनी चाहिए। महिला कॉलेज की बहुत सी लड़कियाँ, हाँ हाँ, तब समझिए। रिसीवर रखते हुए कुबेर सिंह हंसा, नकटा। प्रांत की राजधानी में बैठकर पत्रकारिता करना चाहता है। ठहरो, चखा देता हूँ मजा। कुबेर सिंह ने सभी अखबारों के दफ्तरों में जितेंद्र की चरित्रहीनता का गुप्त संवाद भेज दिया। साहित्य सेवा, वह भी कुबेर के मित्र हैं बहुत। कहाँ जाएगा जितेंद्र? गली गली में उसका नकाब उलटकर दिखलाएगा कुबेर सिंह। किसी सोसाइटी में मूव नहीं करने देगा। इसके बावजूद 5 वर्षों तक पटना में डटा रहा जितेंद्र। छद्म नाम से लेख लिखता, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक। पटने के कई संभ्रांत परिवारों में घुला मिला, कई नई दोस्त बनाए, बहुत सारी किताबें पढ़ीं, अनेक चित्र प्रदर्शनियां देखीं और अपना प्रिय साज सितार बजाना सीखा। किंतु वह टिक नहीं सका। लांछना, अपमान, असफलता और निराशा को झेलकर भी वह समाज से बंधा रहना चाहता था। समवयसी, समधर्मा, समभावापन्न स्त्री पुरुषों की छोटी गोष्ठी में जीने भर की खुली हवा पाकर ही प्रसन्न था। बायोसोशल क्षुधा की निवृत्ति के लिए एक मर्मी मित्र की निष्कपट मुस्कुराहट ही पर्याप्त है। कुबेर सिंह ने उसे भी छीन लिया। तब वह भागा भागा अपने गांव आया। गांव के लोग पहचानते ही नहीं मानो। इस अंक में यहीं तक